नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। और क्या डिस्कस कर रहे थे हम एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहे थे। तो हमारी 6th क्लास की जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम 7th क्लास की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की वो स्टार्ट करने वाले हैं। इधर हमारी हिस्ट्री की भी एनसीईआरटी चल रही है, बट आज हम ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। तो अगर 7वीं कक्षा की जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी इसके बारे में बात करें तो पहले देख लो इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं। ये पहला पर्यावरण के बारे में है, फिर पृथ्वी के अंदर की जो भी भाग होते हैं, मेटल क्या होता है, मैग्मा क्या होता है, उस सब के बारे में बात करेंगे। फिर हमारी पृथ्वी के उसके बारे में कैसे कैसे चेंज हो रही है फॉर्मेशन, उसके बारे में, फिर एयर के बारे में, फिर वाटर के बारे में है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें 7वीं क्लास की जो एनसीईआरटी उसमें दे रखी है। बात करें हमारा जो आज का अध्याय उसके बारे में, तो देखो ये जो पहला अध्याय है ना, ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ है। अगर बात करें हम 7वीं का जो हमारा पहला अध्याय है, अध्याय का नाम क्या है हमारा, पर्यावरण। कक्षा कौन सी है, कक्षा या क्लास है 7वीं। चैप्टर कौन सा है, चैप्टर है पहला। चैप्टर का नाम क्या है, आर एनवायरमेंट, हमारा पर्यावरण। इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ज़्यादा डिटेल में है नहीं, तो थोड़ी जल्दी ही इसे ख़त्म कर लेंगे, बिकॉज इसमें कोई ऐसी खास इन्फॉर्मेशन है नहीं जो हमारे यूपीएससी के एग्जाम में कहीं भी पूछी जा सके और स्टेट पीसीएस में भी कहीं पूछी जा सके। इसलिए हम जल्दी से जल्दी इसे ख़त्म करेंगे। सबसे पहले बात करें हैं पर्यावरण की। किसके बारे में बात करते हैं, पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण या एनवायरमेंट। एनवायरमेंट, पर्यावरण किसे कहा जाता है, एनवायरमेंट किसे कहा जाता है, इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। अगर बात करें पर्यावरण की या एनवायरमेंट की, तो मेरे बताने से पहले आप पर्यावरण के बारे में क्या जानते हो, आप एनवायरमेंट के बारे में क्या जानते हो। इस वर्ड को तोड़ो, इसमें क्या लिखा है, पर्य प्लस आवरण। एक बार मैं दोबारा लिखता हूं। इस वर्ड को जब हम तोड़ते हैं, पर्यावरण, तो पहला है प्रिय, दूसरा है आवरण। आवरण, आप बोलोगे ये तो संधि विच्छेद गलत हो गया है। मैं संधि विच्छेद नहीं कर रहा हूं, मैं इस वर्ड का मतलब समझा रहा हूं। पर्यावरण यानी कि पर्यावरण, आवरण का मतलब क्या होता है, किसी चीज के चारों ओर जो घेरा हुआ रहता है उसे आवरण कहा जाता है। कि इसकी आवरण है ये, ठीक है, तो वो आवरण होता है। और यहां पे हम बात कर रहे हैं पर्यावरण, प्रिय, हमारा बहुत ज्यादा प्रिय है। तो अगर इस शब्द की उत्पत्ति के बारे में बात करें, पर्यावरण के शब्द की उत्पत्ति या एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति, पर्यावरण एनवायरमेंट से आया है। एनवायरमेंट इंग्लिश भाषा का शब्द है, एनवायरमेंट ये इंग्लिश भाषा का शब्द है। अब ये जो इंग्लिश भाषा का शब्द है ये कहाँ से आया है, इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो हम बात करते हैं अगर एनवायरमेंट की, तो इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है, वो एनवायर से हुई है। स्पेलिंग ध्यान से देखना, स्पेलिंग क्या है, एन वायोनर, ये स्पेलिंग है, एनवायोनर। एनवायोनर इस शब्द से उत्पत्ति हुई है। तो ये एनवायरमेंट शब्द है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, एनवायोनर। अब ये जो एनवायोनर शब्द है ना, ये कौन सी भाषा का शब्द है, ये जो एनवायोनर शब्द है ये है ना, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द है। एनवायरमेंट इस शब्द की उत्पत्ति हुई किससे, एनवायोनर से। और ये जो शब्द है ये कौन सी भाषा का है, तो ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। एनवायरनर शब्द है फ्रेंच भाषा का। और ये जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हिंदी में पड़ोसी। तो हम बात करें एनवायरमेंट की, एनवायरमेंट जो शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई है फ्रेंच भाषा का एक शब्द है जिसका नाम क्या है, ये एनवायरर, इस शब्द उससे होती है। और ये जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है, पड़ोस या पड़ोसी। तो जो एनवायरमेंट शब्द है इसका मतलब ही होता है पड़ोस। एनवायरमेंट शब्द इसकी उत्पत्ति इससे हुई है और इस शब्द का मतलब क्या है, पड़ोस। तो एनवायरमेंट शब्द का मतलब क्या हुआ, पड़ोस। तो आसपास में पड़ोसियों के बारे में बात की जा रही है। अब लाइन बाई लाइन एनसीईआरटी नहीं पढ़ रही कि बोला रवि है वो स्कूल जा रहा है, वो सारी चीज़ें छोड़ो, उसको ध्यान मत दो। यहाँ पे काम के शब्द देखने। तो पहला शब्द काम के हमारा पर्यावरण, एनवायरमेंट, ये चैप्टर का नाम है। आगे डिटेल में इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अभी बात करते हैं एनवायरमेंट की। तो एनवायरमेंट शब्द इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, फ्रेंच भाषा के शब्द एनवायरनर जिसका मतलब होता है पड़ोस, इससे उत्पत्ति हुई है एनवायरमेंट की। ठीक है, अब हम एनवायरमेंट की कुछ
प्रकार है, कुछ घटक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, पर्यावरण हमें क्या क्या चीज़ें देता है। बिल्कुल सांस देता है, हवा देता है, ये चीज़ें नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, क्या क्या चीज़ें रहते हैं सबको पता होता है कि क्या क्या चीज़ें हमें पर्यावरण से मिलने वाली है। ये इसमें कुछ पढ़ाने लायक है, आप मेरे को बताओ। ये पूरा लिखा हुआ है ना, पूरी पूरी ये स्लाइड में एक ही काम चीज़ की है, काम की चीज़ एक ही है, पर्यावरण शब्द कहाँ से, क्या है शब्द, उत्पत्ति कहाँ से हुई है, एनवायरनर से, ठीक है, शब्द से उत्पत्ति हुई एनवायरनर से, इसका मतलब होता है पड़ोस। और ये कौन सी भाषा का शब्द है, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। बस इससे पूरी में इतनी ही लाइन काम की है, बाकी हमें क्या मिलने वाला क्या नहीं मिलने वाला कोई काम की नहीं, किसी भी एग्जाम में काम नहीं आने वाली है, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। अब हम पर्यावरण के घटकों के बारे में बात करते हैं। हम लिखते हैं पर्यावरण के घटक, पर्यावरण के घटक, ठीक है। एनवायरमेंट के कंपोनेंट, एनवायरमेंट के कंपोनेंट कौन कौन से उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर हम एनवायरमेंट के कंपोनेंट के बारे में बात करें तो पहला होता है प्राकृतिक घटक या प्राकृतिक पर्यावरण, नेचुरल एनवायरमेंट। दूसरा है हमारा कौन सा है, मानवीय एनवायरमेंट, मानवीय पर्यावरण। प्राकृतिक या नेचुरल जो एनवायरमेंट है, प्राकृतिक से आप समझते क्या हो, प्राकृतिक से आप क्या समझोगे। मैं दो वर्ड फिर से लिख देता हूं, एक होता है प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा है मानवीय पर्यावरण। प्राकृतिक का मतलब होता है नेचुरल एनवायरमेंट, और इसका मतलब होता है ह्यूमन कह लो एनवायरमेंट, या एंडोजेनिक भी कह सकते हो, ठीक है, ये इसका मतलब होता है। अब जब हम प्रकृति की बात करते हैं, प्रकृति मतलब होता है, प्रकृति मतलब होता है नेचर, जो प्रकृति में अपने आप चीजें घटित होती है, जिसे में ह्यूमन का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, वो सारी चीजें प्रकृति है। पेड़ पौधे सारी चीजें वगैरह किस में आएगा, प्राकृतिक, ये प्राकृतिक पर्यावरण में आ जाएगा। अब इसमें कौन कौन से कंपोनेंट आएंगे, इसके भाग क्या क्या है, क्या ये वायुमंडल है, क्या इसमें इंसान का कोई हस्तक्षेप है, वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, इसमें कोई इंसान का हस्तक्षेप है, आप कहोगे नहीं। दूसरा आता है जलमंडल, कि इसे बनाने में इंसान का कोई हस्तक्षेप है, हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, इंसान का कोई हस्तक्षेप नहीं है। हाइड्रोस्फीयर के बाद में क्या आता है, हाइड्रोस्फीयर के बाद में आता है स्थलमंडल, लिथोस्फीयर, क्या इंसान का कोई इसमें हस्तक्षेप है, आप कहोगे इसमें भी इंसान का कोई हस्तक्षेप नहीं है। उसके बाद में आता है जैवमंडल, इसमें कोई इंसान का हस्तक्षेप है, आप कहोगे इसमें भी इंसान का कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो अब हम प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में बात करते हैं, तो इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, वायुमंडल, जलमंडल हाइड्रोस्फीयर, स्थलमंडल लिथोस्फीयर, जैवमंडल यानी कि बायोस्फीयर। जब हमने पढ़ी थी 6th क्लास की, जब एनसीईआरटी पढ़ रही थी, इस चारों के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। हमारी पृथ्वी के जो कंपोनेंट बारे में पढ़ रहे थे हम, पृथ्वी के कौन कौन से घटक वगैरह थे, उसमें ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। आगे हम थोड़ी देर बाद इसके बारे में अभी फिर से भी पढ़ने वाले हैं, वायुमंडल क्या होता है, जलमंडल क्या होता है, स्थल क्या होता है, जैवमंडल क्या होता है, बट हमने इसे पढ़ा हुआ है, ये आपको पता होगा हमने, क्योंकि इसे ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। फिर बात करते हैं मानवीय पर्यावरण की, इसमें क्या क्या चीजें आती है, इमारत होती है, बिल्डिंग होती है, कौन बनाता है, इंसानी बनाता है। पार्क वगैरह होते हैं, कौन बनाता है, इंसानी बनाता है। स्कूल की बात करोगे, कौन बनाता है, स्कूल बनाता है, ये इंसान बनाता है। पुल है, रोड है, ये कौन बनाता है, ये इंसान बनाता है। तो ये किस में आएगा, क्या ये प्राकृतिक पर्यावरण है, नहीं, ये ह्यूमन के द्वारा बनाएगी, ये इंसान के द्वारा बनाए जा रहे हैं, इसलिए कौन से पर्यावरण में आते हैं, ये ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इसे इंसान के द्वारा क्रिएट किया जा रहा है। थी सारी प्राकृतिक चीजें, उसमें कुछ चीजें चेंज करके इंसानों ने बनाई है, इसलिए क्या होगी, ह्यूमन एनवायरनमेंट होगा, मानवीय पर्यावरण होगा। चीजें समझ आएगी, ये सारी क्योंकि मानव के द्वारा ही बनी जाती है। इतनी चीजें सिंपल में आई। अब एनसीईआरटी में कुछ और शब्द भी लिखे हुए हैं। मानव पहले एक व्यक्ति होता है, फिर उसका समूह बनता है, फिर जाति आती है, फिर धर्म आता है, कुल है, परंपरा है। ये चीजें काम की नहीं है, इतनी बेसिक। इसलिए देखो यहाँ पर ये पर्यावरण है, ये जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल और ये जैवमंडल हो गया। यहाँ पे इमारतें, पार्क वगैरह ये इंसानों के द्वारा बनाई जा रही है। और यहाँ पे मानव, फिर एक व्यक्ति होता, फिर परिवार बनता, समुदाय बनता, धर्म है, शैक्षिक के अर्थ, ये सारी चीज़ें काम की, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। ये इन चीज़ों पे फोकस करो, ये न भी करोगे तो चलेगा, ठीक है। इन चीज़ों पे फोकस करना, क्योंकि ये चीज़ हमारे आगे काम आने वाली है, ठीक है। अब ये चीज़ें हमने देख ली है। अब एक बार टाइप की बात कर लेते हैं, टाइप ऑफ एनवायरमेंट, पर्यावरण के प्रकार, पर्यावरण के प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। टाइप ऑफ
टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण के प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। पर्यावरण के कितने प्रकार होते हैं? तो पर्यावरण के 2 प्रकार तो है। कितने टाइप होते हैं? देयर आर 2 टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक अभी हमने बात की थी प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक। दूसरा होता है मानवीय। प्राकृतिक का मतलब होता है नेचुरल और मानवीय मतलब होता है इंडिजियस या ह्यूमन एनवायरनमेंट भी आप कह सकते हो, ह्यूमन एनवायरनमेंट ही कह सकते हो। ठीक है। अगर प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में बात करें तो इसमें 2 है। इसमें 2 कौन कौन से? एक है जैविक, दूसरा है अजैविक। जैविक मतलब होता है लिविंग, अजैविक होता है नॉन लिविंग। लिविंग का मतलब क्या होता है? लिविंग मतलब जिंदा, जिंदा। जैसे कि कौन कौन सी चीज़ आएगी? पेड़ पौधे हैं, ये किस में आएगा? ये जिंदा है। पेड़ पौधे जिंदा बिल्कुल है। जानवर है, ये कैसे? ये जिंदा है। मानव है, ये जिंदा है। तो ये किस में आ जाएगा? ये जैविक में आ जाएगा, जो जीविक है। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? पर्यावरण के 2 प्रकारों के बारे में बात कर रहे हैं। पर्यावरण के 2 प्रकार है। क्या ये चीज़ें याद रखनी है भाई? ये बेसिक चीज़ें, ये कुछ भी नहीं पता होगा तो भी चलेगा, बिल्कुल चीज़ें। पेड़ पौधे आप थोड़ी कहोगे ये मरे हुए, नहीं, जिंदा है, जैविक है। जानवर जैविक है, बिल्कुल है। पर्यावरण के 2 प्रकार, एक प्राकृतिक है। प्राकृतिक में कौन कौन से आएंगे? जो जैविक है, अजैविक है, पेड़ पौधे हैं, जानवर है, मानव है। यूपीएससी आपको ऐसे नहीं पूछने वाला है कि पर्यावरण का क्लासिफिकेशन करो, लिख के बताओ पर्यावरण कितने प्रकार का होता है। ठीक है। फिर आपको लिखना पड़ेगा प्राकृतिक, मानव, फिर प्राकृतिक में एक आएगा जैविक, एक आएगा अजैविक आएगा। ऐसे नहीं लिखना है, बस आपको सिंपल सी चीज़ें पता होनी चाहिए कि किसके बारे में बात हो रही है। इतनी चीज़ें पता है, आपका सारी चीज़ें सॉल्व है। अजैविक में कौन कौन से आते हैं? अजैविक पर्यावरण में कौन कौन सा आता है? आप कोई पत्थर पड़ा है जो प्राकृतिक रूप से है, उसे क्या बोलोगे? क्या वो जैविक है? नहीं। भूमि है, लैंड जो हमारी होती है वो है। जल है, उसे जिंदा तो नहीं कहोगे। वायु है, उसे जिंदा तो नहीं कहोगे। तो वो किस में आएगा? वो प्राकृतिक है लेकिन अजैविक है। प्राकृतिक है बट नॉन लिविंग है। ठीक है। बात करते हैं मानवीय की, तो मानवीय में वही सारे हैं। मानव शहर बनाता है, मानव बिल्डिंग बनाता है, रोड बनाता है, तो मानवीय। मानव पे ज़्यादा ध्यान मत दो, ये जो प्रकृति वाला है इस पे ज़्यादा ध्यान दो। तो बस वही सिंपल सी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। ठीक है। अब हम आते हैं स्थल मंडल वगैरह, इस पर थोड़ा बहुत देख लेते हैं, फिर हमारा ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम घटक के बारे में बात कर रहे थे, तो उसमें एक होता है स्थल मंडल। स्थल मंडल जिसे क्या कहा जाता है? जिसे लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर का मतलब क्या होता है? स्थल मंडल के बारे में बात कर रहे हैं हम। ऑलरेडी इसके बारे में एक बार पढ़े हुए भी हैं, 6th क्लास में हमें इसे पढ़ा था। हमारी जो पृथ्वी है ना, ये जो ऊपर वाली परत है, ये जो पृथ्वी की ऊपर वाली परत है ना, ये कैसी है? ये चट्टानी है। इसमें धूल है, इसमें मिट्टी है, इसमें कंकड़ है, ये सारी चीज़ें बनी हुई है इसमें। तो ये जो ऊपर वाली परत है, ये जो कठोर है, ये मान लो ये पृथ्वी की प्लेटें बनी हुई है। इसमें जो ये वाला भाग है ना, ये वाला भाग, ये जल वाला और वाटर वाला, धरती वाला, दोनों ही, एक तो महाद्वीप और महासागर, दोनों का भाग है जो कठोर है। इसे क्या कहा जाएगा? इसे ही कहा जाएगा स्थल मंडल, लिथोस्फीयर कहा जाएगा। लिथोस्फीयर कौन सा पार्ट है? कौन सा पार्ट है? जो कि रॉकी है। रॉकी मतलब चट्टानी, माउंटेन से बना हुआ है, जो कठोर है, कंकड़ पत्थर है, मिट्टी वगैरह जो जहाँ दिखती है वो लिथोस्फीयर है। तो पृथ्वी की हमने अभी बात की थी, पर्यावरण के 4 घटक है। लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल, जल मंडल हाइड्रोस्फीयर, वायुमंडल एटमॉस्फेयर, जैव मंडल बायोस्फीयर, ये 4 पार्ट है। हम बात कर रहे हैं लिथोस्फीयर की। लिथोस्फीयर कौन सा पार्ट है? जो कि कठोर है, चट्टानों का बना है। ऑलरेडी हम क्लास 6 में से पढ़ चुके हैं। तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है दैट इज वन लिथोस्फीयर। अंडरस्टैंड? ये वाला जो पार्ट है दैट इज वन लिथोस्फीयर। गेटिंग माई पॉइंट? आई एम टॉकिंग अबाउट अंदर वाला पार्ट है, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट। ये जो ऊपर वाला है ना, दिस इज लिथोस्फीयर। इसे लिथोस्फीयर कहा जाएगा, यानी कि इसे स्थल मंडल कहा जाएगा। तो अगर आपको पूछे व्हाट इज स्थल मंडल या व्हाट इज लिथोस्फीयर, आप क्या होगे? पृथ्वी का जो ऊपरी पार्ट है, जो कि बना हुआ किससे? चट्टानों से बना हुआ है। इट इज मेड अबाउट रॉक्स, जो रॉक से बना हुआ है। ये वाला पार्ट है जो चट्टानों से बना हुआ है, दैट इज नोन एज लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर पृथ्वी का ऊपर वाला पार्ट है। अंडरस्टैंड? उसके बाद में आता है जलमंडल। तो जलमंडल में समझाने वाली कोई बात ही नहीं है। हाइड्रोस्फीयर, अगर नदी जा रही है, क्या है? वो जलमंडल का पार्ट है। कहाँ पे झील है, लेक है, वो क्या है? ऑल मतलब हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। फिर कहाँ पे समंदर है, सी है, वो क्या है? वो हाइड्रोस्फीयर है। जहाँ जहाँ भी जल देखने को मिलता है, ऐसे नहीं कि आपके कुएं में पानी पड़ा है,
एक छोटा सा आपका कुआं है, उसे आप हाइड्रोस्फीयर बोल दोगे? नहीं बोल पाओगे। उसका इकोसिस्टम भी होना जरूरी है, वहां पर कुछ स्पीसीज रह रहे हो, उसका एक इकोसिस्टम हो, उसे बोल पाओगे। आपका पानी है वो पार्ट तो इसका ही है, आपके अगर कुएं में पानी पड़ा है वो पार्ट तो लिथोस्फीयर का, इसका हाइड्रोस्फीयर का है, जलमंडल का पार्ट है, बट उसे आप कंसिडर नहीं करोगे इसका एक अलग से इकोसिस्टम बन गया है, ये एक अलग से जल मंडल बन गया, वो नहीं बनेगा। इसका पार्ट है पानी। अगर आप लोटे में पानी पी रहे हो वो भी पार्ट तो जलमंडल का ही, बिकॉज वो पार्ट है, जल है तो जल का पार्ट ही होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये आपकी परिवार है, आपका एक परिवार है, उसमें दादाजी मम्मी पापा सब सारे लोग रह रहे हैं, ठीक है। फिर आपको ये भी एक परिवार बन गया है, फिर आप एक अकेले इंडिविजुअल रहने लग गए हो, पार्ट तो आप इस परिवार के ही हो, ठीक है। पार्ट तो आप इसी परिवार की हो, लेकिन आपको क्या बोलेंगे, आपकी वाइफ भी आपके साथ नहीं, अकेले सिंगल रह रहे हो, हस्बैंड वाइफ कोई साथ में नहीं रह रहे हो, ठीक है, आप अकेले ही रह रहे हो, कोई परिवार नहीं बोल रहा यार, इंडिविजुअल एक व्यक्ति वहां पे रह रहा है, तो बाकी परिवार कहाँ रह रहा है, परिवार यहाँ रह रहा है। तो ये वाली बात होती, मतलब पार्ट तो वो वही है लेकिन वो अलग से कंसीडर नहीं किया जा रहा है, ठीक है। एक धर्म है पूरा इंडिविजुअल एक धर्म है, और एक व्यक्ति यहाँ पे अब बोलेगा नहीं मेरा धर्म अलग है, वो धर्म नहीं कंसीडर होगा ना, है तो हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म है, लेकिन वो कंसीडर नहीं हुआ। सेम जल, वो ये अपन बात कर रहे थे हाइड्रोस्फीयर के बारे में, तो वो पार्ट तो हाइड्रोस्फीयर का ही है, आप पानी पी रहे हो लोटे में, वो पार्ट है, लेकिन उसे अलग से हाइड्रोस्फीयर कंसीडर नहीं किया जाएगा। अंडरस्टैंड, बात समझ में आई मेरी। नेक्स्ट है हमारा वायुमंडल। वायुमंडल क्या होता है, एटमॉस्फेयर। ये हमारी पृथ्वी है, इसके चारों एक आवरण बना हुआ है, ये पृथ्वी है, अर्थ है, इसके चारों ओर क्या बना हुआ है, एक आवरण बना हुआ है, पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण है, एक स्फीयर बना हुआ है, वो क्या दिखाई नहीं देता ऐसे, आप जाओगे कि ऊपर से एक वो दीवार बनी हुई है या कोई परत बनी हुई है या कोई जाली लगी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है, वो आपको दिखाई नहीं देगी, बट एक ऐसे बनी हुई है, काल्पनिक है तो रियल में, बट हम उसे देख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हवा वगैरह रहती है, कंकड़ पत्थर वगैरह रहते हैं, तो वो पृथ्वी के चारों ओर है, वो क्या है, वायुमंडल है। इसमें अलग अलग प्रकार की हवाएं रहती है, ओजोन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, बहुत सारी हवाएं आपके चारों ओर रहती है, और वो क्या है, वो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है। तो एटमॉस्फेयर समझ में आ गया। लिखो, लिथोस्फीयर पहला होता है, जो पृथ्वी का ये वाला भाग है, ये पृथ्वी है, ये मैंने लिटा दी पृथ्वी को, ये कौन सा है, ये जलमंडल वाला भाग है, जहाँ पे जलमंडल मतलब जहाँ पे समुद्र वगैरह भाग है, तो समुद्र की नीचे वाली परत है, और ये चट्टानी वाले भाग है। यहाँ पे देख लो इमेज वगैरह कोई हो तो, यहाँ पे मैंने कोई इमेज वगैरह नहीं दे रखी, आप यूँ समझ लो, ये जो पृथ्वी बनी हुई है ना, ये आपने ये एक इमेज देखी होगी, तो ये वाला जो भाग है ना, ये वाला पृथ्वी का जो भाग है वो क्या है, वो लिथोस्फीयर है। फिर हमने बात की थी जलमंडल की, तो जहाँ पे समुद्र वगैरह सब कुछ चीज़ें जहाँ पानी पानी है वो सारा क्या है, ब्लू है, पानी पानी, और वो क्या है, जलमंडल है। उसके बाद में वायुमंडल क्या है, पृथ्वी के चारों ओर का जो आवरण है जहाँ पे हवाएं हैं, वायुमंडल हो गया। और जैवमंडल क्या है, जैवमंडल सिंपल भाषा है, ये कौन सा है, लिथोस्फीयर आ गया, ये कौन सा आ गया, हाइड्रोस्फीयर आ गया, ये कौन सा आ गया, ये आ गया हमारा एटमॉस्फेयर। ये तीनों मिला के ये जो छोटी सा जमीन बनता है, ये छोटा सा भाग बनता है, वो क्या है, वो है हमारा जैवमंडल। जैवमंडल यानी बायोस्फीयर। बायोस्फीयर वो वाला पार्ट है जहाँ पे जीव रहते हैं। क्या आप बोलोगे एक व्यक्ति है, वो कहाँ रह रहा है, हवा में रह रहा है, हवा में नीचे नहीं आ रहा, हवा में से उड़ता ही जा रहा है शक्तिमान की तरफ, तो क्या वो जैवमंडल माना जाएगा? बिकॉज वो नहीं रह पाएगा लंबे समय, तो कैसे हवा में कोई रह सकता है, नहीं रह पाएगा। एक व्यक्ति वो जल में रह रहा है, उसे पानी की जरूरत नहीं, ऑक्सीजन की कुछ भी नहीं, हवा में रह रहा है, जल में रह रहा है, पॉसिबल नहीं है। एक व्यक्ति वो पृथ्वी पे रह रहा है, लेकिन उसे पानी नहीं मिल रहा है, हवा नहीं मिल रही, तो जिंदा नहीं रह पाएगा, ऑब्वियस रीजन है। तो कोई भी चीज़ है, उसे जल भी मिलना चाहिए, उसे पृथ्वी भी मिलनी चाहिए, उसे हवा भी मिलनी चाहिए। तीनों चीज़ें जहाँ पे मिल रही है और वहाँ पे एक जगह बनती है, उसे क्या कहा जाता है, उसे जैवमंडल कहा जाता है, उसे बायोस्फीयर कहा जाता है। तो बायोस्फीयर में तीन ही होते हैं, ये अपनी जगह पे आ गया, पानी वाला भाग आ गया, ये अपने वाले जगह पे आ गया, भूमि वाला पार्ट आ गया, और ये अपने जगह वाला आया, ये क्या आ गया, ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर वाला पार्ट आ गया। तो ये बीच वाली जो जगह है ना, इसे कहा जाएगा जैवमंडल। जैवमंडल थोड़ी संकरी सी जगह होती है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी जगह है, और जैवमंडल को जिंदा रहने के लिए, जैवमंडल का एग्जिस्टेंस के लिए ये तीनों का होना जरूरी है। जैवमंडल मतलब जहाँ जीव रहते हो, जैवमंडल जहाँ पे जीव रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं, वो कौन सी जगह है, वो जैवमंडल है। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, और यही चीज़ें दे रखी है यहाँ पे, ज़्यादा कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। ये स्थलमंडल हो गया, लिथोस्फीयर, बाहर जो परत है वो लिथोस्फीयर की, उसके बाद में हाइड्रोस्फीयर हो गया, ये वायुमंडल हो गया हमारा एटमॉस्फेयर, और फिर आ गया बायोस्फीयर, जैवमंडल आ गया। ठीक है, जैवमंडल में तीनों ही आ जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई, बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है, रॉकेट साइंस नहीं है,
ज़्यादा लोड मत लो, छोटे छोटे से शब्द है उनका मतलब ही समझना था। प्रकृति मानवीय 2 प्रकार है। प्रकृति में कौन कौन से है? भूमि है, जल है, वायु है, जीव है। मानव में जो मानव की जो होती है ना इमारतें वगैरह, वो इसमें आ गए, मानवीय पर्यावरण में आ गया है। फिर ये सारी चीज़ें हमें पता है, हमने ऑलरेडी अभी देख चुके हैं। 2 भागों में बांटा जा सकता है, हमने देख चुके हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें हमें पता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में आप जान लो, इकोसिस्टम किसे कहा जाता है। ये वर्णन आगे बहुत काम आने वाला है। इको सिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम, एक बार इकोसिस्टम के बारे में बताओ। इकोसिस्टम किसे कहा जाएगा? पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहा जाएगा? इको सिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहा जाएगा? इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बात करें तो जैसे कि आप मान लो जीव, जितने भी जीव एग्जिस्ट करते हैं हमारी पृथ्वी पे, जितने भी जीव हैं, एक तो वो जीव, फिर उनका पर्यावरण। एक व्यक्ति जैसे कि आप रह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल के लिए ये आप हो, जीव हो, इंसान हो, ये जानवर है, ये क्या है? ये पेड़ पौधे हैं, सी नाम का ये पेड़ पौधे हैं, ये सारे एक जगह पे रह रहे हो। ठीक है, ये सारी जगह पे रह रहे हो। अब ये सारे जो जीव जंतु है वो सारे, और ये इनका पर्यावरण, जीव जंतु और उनका पर्यावरण साथ में जब एक दूसरे के साथ में संयोजन करके रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करके रहते हैं, एक दूसरे के साथ में को एग्जिस्टेंस बना के रहते हैं। बिना जीव जंतुओं के पर्यावरण क्या काम का, और बिना पर्यावरण के जीव जंतु नहीं रह पाएंगे। तो दोनों साथ में सहयोग करके एक दूसरे के साथ में मिलके रहते हैं, वो चीज़ क्या है? इकोसिस्टम है। यानी कि जीव जंतु और उनका पर्यावरण आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ये क्या है? ये पारिस्थितिकी तंत्र है, इसे इकोसिस्टम कहा जाता है। इकोसिस्टम का मतलब अब आपको समझ में आ गया इकोसिस्टम क्या होता है, यानी पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। तो जो इंसान है, इंसान और उसका आसपास, इंसान मतलब ह्यूमन के साथ साथ में जानवर भी आएंगे, तो जीव जंतु बोलेंगे। इंसान की जगह आप जीव जंतु बोलो। जीव जंतु जिसमें जीव भी आ गया, पेड़ पौधे भी आ गए हैं, सब भी जितने भी लिविंग थिंग है, जितने भी लिविंग सजीव, जो भी जिंदा है, सजीव है, लिविंग है, वो और उनका पर्यावरण, सजीव और उनका पर्यावरण क्या कहलाता है? सजीव और उनका पर्यावरण क्या कहलाएगा? सजीव और उनका पर्यावरण क्या कहलाएगा? पारिस्थितिकी तंत्र कहलाएगा। इकोसिस्टम किसे कहा जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहा जाता है? तो सजीव और उनका पर्यावरण, जितने भी जीव हैं, जितने भी जीव और उनका पर्यावरण। मैं बात करूं अभी रिवर की। क्या रिवर एक, क्या नदी एक पारिस्थितिक तंत्र है? जी हाँ, नदी एक पारिस्थितिक तंत्र है, क्योंकि नदियों में कई प्रकार के जीव रहते हैं, कई प्रकार के छोटे छोटे पौधे भी होते हैं नदियों में। ठीक है, इसका एक अलग से पर्यावरण भी है, तो नदी का एक क्या हो जाएगा? इकोसिस्टम हो जाएगा। मैं बात करता हूँ रेगिस्तान की। किसके बारे में बात कर रहा हूँ? मैं डेजर्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। कोई डेजर्टिक रीजन है, लाइक राजस्थान में थार का रेगिस्तान है। ठीक है, वो क्या एक डेजर्टिक पार्ट है, एक रेगिस्तानी भाग है, तो क्या वो एक इकोसिस्टम है? तो हाँ, यहाँ पे जीव जंतु भी रहते हैं, पेड़ पौधे भी रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अलग से एक पर्यावरण भी है, तो रेगिस्तान का अलग से एक इकोसिस्टम बन जाएगा। फिर बात करो आप जंगल की, तो उसका एक अलग इकोसिस्टम होगा। तालाब का, उसका एक अलग इकोसिस्टम होगा। अब यहाँ पे आप नहीं कह सकते कि आपके घर का कुआं है, उसमें भी तो जीव जंतु है, तो वो भी एक इकोसिस्टम हो गया। कुआं मतलब जो भी ट्यूबवेल वगैरह आपने बना रखी, तो वो इकोसिस्टम नहीं होगा। इकोसिस्टम के लिए वहाँ पे जीव जंतु भी होने चाहिए, उसके लिए अलग से उनका पर्यावरण होना चाहिए, उसका संयोजन होना चाहिए, और वो कहलाएगा इकोसिस्टम। लास्ट में एनसीईआरटी में एक वर्ड लिखा है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? पर्यावरण के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए 5 जून को, 5 जून को हर वर्ष है वो एनवायरमेंट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन, इस चैप्टर में इतनी ही इन्फॉर्मेशन है। आप कितने भी कोशिश कर लो, बस लिखा यही है, तो मैं ज़्यादा क्या पढ़ाऊँ, यही है। पर्यावरण, एनवायरमेंट जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? एनवायर जो शब्द है उससे हुई है, जो कि फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है पड़ोस। फिर पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में हमने बात की थी कि जीव जंतु, जितने भी जीवधारी है वो, और पर्यावरण एक दूसरे के साथ में भौतिक मतलब फिजिकल, रासायनिक और केमिकल, ये परस्पर क्रिया कहते हैं, और संयोजन से एक दूसरे के साथ में बंधे हुए रहते हैं, संबंध बना के रहते हैं। तो वो वर्ड क्या होगा? पारिस्थितिक तंत्र हो गया है। यहाँ पे देख लो, वायुमंडल है, ये क्या है? जलमंडल है, ये क्या है? स्थल मंडल है। तीनों के संयोजन से क्या बन गया है? यहाँ पे जैव मंडल बन गया, बायोस्फीयर बन गया है। ठीक है जी, इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए। ये 5 जून को क्या मनाया जाता है? ये विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। यार इस चैप्टर में कोई ऐसी रॉकेट साइंस वाली बातें हैं नहीं जो आपको याद रखनी चाहिए या बहुत जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं। नॉर्मल बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इतनी भी चीजें अगर आपको पता है, काम हो जाएगा। अब कुछ MCQs है वो डिस्कस कर लेते हैं।
कौन सा घटक, यार इसको मत देखना, इसको हटा दो। अब देख के बैठी गई होंगी, देख तो लिया होगा आपने, कोई बात नहीं, ठीक है। बात करें हम निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी घटक है वो पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। इसी चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक है जो कि पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है। मनुष्य, धरातलीय स्थलाकृति, मानव और उससे निर्मित वस्तुएं, प्राकृतिक वस्तुएं। तो यहाँ पे बात करिए पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या शामिल है। जवाब दो, पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या शामिल है। उत्तर मत देखना भाई, आपको खुद से बताना है। पर्यावरण में क्या क्या आएगा। मनुष्य हमने देखा था, पर्यावरण का हिस्सा था, बिल्कुल था। एक था प्राकृतिक पर्यावरण, एक था मानवीय पर्यावरण। प्रकृति में हमने बात की थी कौन कौन सी चीजें आती हैं, स्थल मंडल, जैव मंडल, सब वो प्राकृतिक में आता है। मानवीय में क्या क्या आता है, जो मनुष्य द्वारा निर्मित है, तो मानवीय आ जाएगा। ठीक है जी, मानवीय आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। फिर ये जो धरातलीय स्थलाकृतियाँ, ये लिथोस्फीयर के बारे में बात की जा रहा है, तो ये भी शामिल होगा। मानव द्वारा निर्मित, तो ये भी इसमें आएगा, ठीक है। और प्राकृतिक वस्तुएं, तो कौन सा उत्तर आएगा अभी बताओ। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ। ये बात की जा रही है पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या शामिल है। वो इमेज याद करो जहाँ पे वो सारी चीज़ें दिखी हुई थी। इसमें एक था प्राकृतिक, एक था मानवीय। प्राकृतिक में अलग अलग चीज़ें दे रखी थी, मानवीय में भी अलग अलग चीज़ें दे रखी थी। तो यहाँ पे उत्तर क्या आएगा, उत्तर आएगा डी। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले स्थान, वस्तुएं, प्राकृतिक को पर्यावरण कहा जाता है। प्रकृति को क्या कहा जाएगा, पर्यावरण कहा जाएगा। ये प्राकृतिक एवं मानव निर्मित हो सकता है, प्रकृति हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, और मानव द्वारा बनाया भी जा सकता है। पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जैविक और अजैविक दोनों शामिल है। इसमें लिविंग भी होगा, नॉन लिविंग भी होगा। तो ये हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। इसके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं जब हमने इसे क्लासीफाई किया था। ठीक है जी, एक बार वो इमेज को देख लो, कहाँ गई वो इमेज, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एक बार इमेज को देख लो, तो आपको ना सारी चीज़ें याद आएगी, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है। ये देख लो, पर्यावरण के घटक, ये देखो प्राकृतिक है, ये मानव है, तो मानव निर्मित सारी चीज़ें आ गई, ये प्रकृति आ गई। तो इसके बारे में बात की जा रही थी उस क्वेश्चन में, याद रहेगा, समझ में आ गई। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर पहले मत देखना, उत्तर देने की आप ओनली कोशिश करो देखना मत आपके क्या उसका उत्तर है, आपने देख ही लिया होता है। अब इसका देख लो, ठीक है। अब बताओ, अब इसका उत्तर दो जल्दी से। इसका उत्तर टाइप करो इसका उत्तर, जो भी देख रहा है वीडियो टाइप करो इसका उत्तर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सत्य है। आपको सत्य बताना है, कौन सा कथन है वो ट्रू है, सत्य कथन है वो बताना है। पृथ्वी के वायुमंडल का अस्तित्व उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। पृथ्वी है, उसके वायुमंडल का जो अस्तित्व है वो किसके कारण है, उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, सोचो। तब तक लिए मैं दूसरी स्टेटमेंट है वो बताता हूँ। दूसरी स्टेटमेंट क्या है दूसरी स्टेटमेंट ये रही, वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एंड जलवायु में परिवर्तन होता है। आप बोलोगे तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ये तो हमें समझ ही नहीं आ रहा है। अभी आएगा समझ में, टेंशन मत करो, सारी चीज़ें समझ में आएगी। आप थोड़ा सोच ही नहीं रहे हो, सोचोगे तो सारी चीज़ें समझ में आएगी। सोचा थोड़ा सा, कोशिश की आपने, कोशिश नहीं कर रहे हो आप। चलो कोशिश मत करो, मैं बता देता हूँ। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं। माना कि आपको ना उत्तर इसका नहीं आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको इसका उत्तर नहीं आ रहा है लेकिन हमने ये चीज़ पढ़ी थी, पादप जीव जंतु क्या ये मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं। हमें ना ऊपर वाले दोनों के बारे में नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी इसके बारे में हमें नहीं पता है। ठीक है, अब इससे एलिमिनेशन कैसे किया जाता है, यूपीएससी में ये चीज़ें और भी आपको करोगे कि उत्तर को निकालना आना चाहिए। तो हमें पता है जैव मंडल किसे कहा जाता है। जैव मंडल मतलब होता है बायोस्फीयर, और बायोस्फीयर में क्या क्या चीज़ें आती है। बायोस्फीयर हमने देखा था कि जहाँ पे जीव रह रहे हो, जीवों के रहने की जो जगह हो वो जीव मंडल में है। तो यहाँ पे पादप भी है, यहाँ पे जीव जंतु भी है। तो पादप और जीव जंतु दोनों मिलके जैव मंडल का निर्माण करते हैं। तो ये तो आज सही है। इसका मतलब जहाँ जहाँ आपको 3 दिखता है वो सही है। और 3 कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, और यहाँ पे भी 3 है। उपरोक्त सभी मतलब 3 ऑलरेडी है। तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। कौन सा, ए हमारा उत्तर नहीं हो सकता है। ठीक है, अब हमारे पास में 3 ऑप्शन बचे हैं। अब और एलिमिनेशन करो। दूसरा क्या है, पहले को ढूंढे कि पहले में क्या पूछा गया है पहले पृथ्वी के वायुमंडल का अस्तित्व उससे गुरुत्वाकर्षण के कारण है। पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, इसका ये वायुमंडल है, इसका अस्तित्व किसके कारण है, गुरुत्वाकर्षण के कारण है।
क्या ये आपको बैठ रहा है? पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण है। आप सोचो, हम जब बात करते हैं कि पृथ्वी घूम रही है और इसके चारों ओर जो भी चंद्रमा वगैरह है वो घूम रहे हैं, वो क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि वे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण इसे चारों ओर से जुड़े हुए हैं, इसी वजह से ये घूम रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन हमें पता है, ठीक है, बिल्कुल पता है, क्योंकि ये उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण घूम रहे हैं। जब हमें ये चीज़ पता है कि वो गुरुत्वाकर्षण के कारण घूम रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है वो अपने चारों ओर चीज़ों को जोड़ के रखता है। तो वायुमंडल है वो भी पृथ्वी के चारों ओर रहेगा, बिकॉज की गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी का जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एटमॉस्फेयर को इसके चारों ओर बनाए रखता है। गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी का, वो वायुमंडल को इसके चारों ओर बनाए रखता है। और ये क्या कहलाएगा? ये पॉइंट भी सही हो जाएगा हमारा। पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण अस्तित्व में है। अगर हमारा जो गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा, तो वायुमंडल स्थिर रहेगा ही नहीं, ठीक है। हवा हमारे चारों ओर बहेगी भी नहीं, क्योंकि वो अपने आप कहीं चली जाएगी। कोई कंट्रोल है, जैसे कि एक व्यक्ति आपके घर का कोई भी मान लो, इस व्यक्ति के कारण आप इनसे जुड़े हुए हो, पूरे फैमिली से जुड़े हुए, जैसे ये व्यक्ति चला जाएगा ना, आप पूरी फैमिली टूट जाती है ना। तो ये सेंटर ऑफ फोर्स है, ये आपको सबको अट्रैक्ट करके रखता है, जोड़ के रखता है। तो वो हमारी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है जो सबको जोड़ के रखता है, ठीक है जी, यही समझ लिए। तो गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा जरूरी है वायुमंडल के लिए। तो हमें पता चल गया कि हमारा पहला ऑप्शन भी सही है। तो पहला एक कहाँ दिखता है? एक यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी है। बट हमें पता चला था कि ये हमारा गलत हो गया था, ये हमें पहले पता चला गया था, क्योंकि यहाँ पे 3 नहीं था, तो ये गलत हो गया था। एक यहाँ पे भी है, नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। ये दोनों गलत हो गए। अब या तो ये सही होगा या ये सही होगा। इसे कहते हैं एलिमिनेशन टेक्निक। एलिमिनेशन तकनीक से हम है ना 50-50 कर सकते हैं। 50 मतलब या तो सी सही है या डी सही है। ये हमें पता चल गया, या तो सी सही है या डी सही है। अब हम तुक्का भी लगा सकते हैं, अगर ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो थोड़ा बहुत तुक्का भी लगा सकते हैं। पर फिर भी इसका तो हमें पता है कि वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होते हैं। ऑब्वियस रीजन है यार, ऑब्वियस हमें पता है कि वायुमंडल में अगर परिवर्तन होगा तो मौसम जो दैनिक गतिविधि है। और जलवायु क्या है? जलवायु लॉन्ग टर्म है। अगर आप बताओ, ये है ना, ये पृथ्वी है, ये इसके चारों ओर का वायुमंडल है। वायुमंडल में कुछ दिक्कत आ गई, सूर्य की किरणें पृथ्वी पे ज़्यादा पड़ेगी तो जलवायु परिवर्तित नहीं होगी? बिल्कुल होगी। यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है तो दिक्कत नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो वायुमंडल में अगर कोई भी परिवर्तन होता है तो उसके कारण जलवायु परिवर्तन होगी। वायुमंडल में कोई भी परिवर्तन होगा उसके कारण जलवायु में परिवर्तन होगा ही होगा। मानते हो? एग्री करते हो? तो उत्तर क्या आएगा? उत्तर आएगा हमारा डी। क्या आएगा उत्तर? उत्तर हमारा डी आएगा। और यही लिखा हुआ डी, उपरोक्त सभी। पृथ्वी चारों ओर फैली हुई है, वायुमंडल कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है, सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाते हैं, धूल कण जल से जलवाष्प वगैरह मौसम जलवायु परिवर्तन करना होता है। और ये हमारा डी है। तो उत्तर क्या आ जाएगा? डी। मिल गया ना आपको उत्तर? ठीक है जी। नेक्स्ट, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? पर्यावरण जो शब्द है उसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? फ्रेंच भाषा से। ये तो ऑलरेडी मैं अभी पढ़ा था। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा का जो शब्द था एनवायर, जिसका मतलब होता है नेबर्स यानी पड़ोसी, उससे हुई है। ठीक, याद रहेगा। नेक्स्ट देख लिया होगा आपने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो पारितंत्र, निम्नलिखित में से कौन सा कथन, कौन सी स्टेटमेंट है वो पारितंत्र को सही तरीके से परिभाषित करती है? पारितंत्र को सही तरीके से कौन सी स्टेटमेंट है वो परिभाषित करती है? मतलब जो पारितंत्र वर्ड है, पारितंत्र का मतलब होता है इकोसिस्टम। जो वर्ड है पारिस्थितिक तंत्र को या पारितंत्र को, इसको डिफाइन है सही तरीके से परिभाषित कौन सी स्टेटमेंट कर रही है? ऐसे क्वेश्चन है ना यूपीएससी प्रीलिम में पूछती है कि पारितंत्र को सही कौन सी स्टेटमेंट है वो डिफाइन करती है। यूपीएससी ऐसे स्टेटमेंट प्रीलिम में भी पूछ लेती है। तो ऐसे स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ा करो, कोई भी परिभाषा वगैरह पढ़ रहे हो उसको ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या स्टेटमेंट दे रखी है? अब इसमें एलिमिनेशन नहीं किया जा सकता, आपको पता ही होना चाहिए। एक दूसरे के से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों का समुदाय। एक जीव है वो दूसरे जीव के साथ में क्रिया कर रहा है, उसके साथ में क्या कर रहा है? रिएक्शंस कर रहा है। तो क्या ये पारिस्थितिक तंत्र कहा जाएगा? क्या इसे इकोसिस्टम कहा जाएगा? पहला स्टेटमेंट कहता है कि जीव है वो एक दूसरे के साथ में एक्टिविटी कर रहे हैं या फिर किसी रिएक्शन कर रहे हैं, क्या ये पारितंत्र कहलाएगा? पहला स्टेटमेंट ये। दूसरा क्या है? पृथ्वी का वह स्थान वहाँ पे सजीव रहते हैं। पृथ्वी है, इसका एक स्थान है जहाँ पे क्या रह रहे हैं? सजीव रह रहे हैं। क्या ये सही होगा? ठीक है, देखो आगे। तीसरा क्या है? जीवधारियों का आपसी संबंध एवं पर्यावरण के बीच का संबंध।
अब थोड़ा थोड़ा आपको हिंट मिल गया होगा, जीवधारियों का और पर्यावरण के बीच का आपसी संबंध, ठीक है। और चौथा क्या है, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में वनस्पति एवं पर्यावरण प्राणी। इसको छोड़ो हम बात करते हैं पहले की। पहला क्या कह रहा है, एक जीव है, ठीक है, दूसरे जीव के साथ में रिएक्शन कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए ये इंसान है, ये क्या है, पेड़ पौधा है, ये आपस में क्रियाएं कर रहा है। क्या इसे पारितंत्र कहा जाएगा? यार कोई पेड़ पौधे के साथ में इंसान को क्रिया कर रहा है, वो उन दोनों के बीच का संबंध हो गया, उसे पारितंत्र थोड़ा ही कहा जाएगा, ठीक है। उसे मतलब कहे, आप एक एग्जाम्पल समझ लो भारत का अमेरिका के साथ में कोई रिश्ता है, ठीक है, आपका किसी अपने दोस्त के साथ में रिश्ता है, लेकिन उसे पूरी समाज का रिश्ता थोड़ा ही कहा जाएगा। समाज एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है, देश का रिश्ता एक अलग चीज हो जाता है, तो बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है। आपका किसी व्यक्ति के साथ में मतलब आप मान लो जैसे आप इंडिया के हो, आपका किसी पाकिस्तानी व्यक्ति के साथ में कोई प्रॉब्लम है, आपकी कोई लड़ाई होगी, इंटरनेट वगैरह पे आपकी लड़ाई होगी, तो क्या हम बोलेंगे पाकिस्तान और भारत के बीच की लड़ाई है? नहीं बोलोगे, वो आपके इंडिविजुअल के बीच की लड़ाई है, उसे भारत और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई हम नहीं कह सकते। सेम लाइक हियर कि यहाँ पर भी यही होगा, क्या कि दो व्यक्तियों के बीच की हो रही है, दो इंडिविजुअल है या फिर दो जीवों के बीच की हो रही है, दो सजीवों के बीच की हो रही है, उसे पारितंत्र हम नहीं कह सकते हैं। पारितंत्र एक बहुत बड़ी चीज होती है, उसमें पर्यावरण भी आ जाता है, जीव भी आ जाते हैं, तो बड़े लेवल पे इंटरेक्शन होता है। तो यहाँ पे बड़े लेवल पे इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, पृथ्वी का वह स्थान जहां पर सजीव रहते हैं, तो उसे जीव मंडल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? उसे बायोस्फीयर कहा जाएगा। पृथ्वी का ऐसा स्थान जहां पे जीव रह रहे हैं उसे बायोस्फीयर कहा जाएगा, ना कि उसे पारिस्थितिक तंत्र कहा जाएगा। तो ये भी गलत हो जाएगा। डी क्या कहते हैं, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की वनस्पति एवं प्राणी कोई क्षेत्र है जहाँ पे वनस्पति रह रहे हैं, प्राणी रह रहे हैं, उसे थोड़ा ही कहा जाएगा। सेम यही इससे होती कॉन्ट्राडिक्ट होती है, तो इसे भी पारितंत्र नहीं कहा जाएगा। सही क्या है? सही यही है, जीवधारी मतलब जो लिविंग है उसका पर्यावरण के साथ में जितने भी जीवधारी, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे पेड़ पौधे हो, पक्षी हो, सब उनका पर्यावरण के साथ में जो इंटरेक्शन होता है, जो उनके साथ में संबंध है, उसे क्या कहा जाता है? उसे पारितंत्र कहा जाता है। तो क्या उत्तर आएगा हमारा पारितंत्र वाला में? सी है वो उत्तर आएगा। समझ में आ गया कैसे आया सी? सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु आपस में पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, जीवधारी आपस में पर्यावरण के बीच में संबंध होते हैं, और ये क्या कहलाता है? ये पारितंत्र कहा जाता है। वह तंत्र जिसमें जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ में पर्यावरण भौतिक रासायनिक क्रियाओं से परस्पर जुड़े होते हैं, निवास करते हैं, इसे पारितंत्र कहा जाता है। ये हम पढ़ चुके हैं। इस प्रकार के यूपीएससी है वो प्रीलिम में क्वेश्चन पूछती है, इस प्रकार की डेफिनेशन पूछी जाती है, तो ऐसे शब्दों को ध्यान से देखा करो। ठीक है जी, समझ में आ गया। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन मिलाना है, इनको इनसे मिलाना है। सही से कौन कौन से? यहाँ पे जैवमंडल है, वायुमंडल है, जलमंडल है, स्थलमंडल। जैवमंडल बायोस्फीयर, एटमोस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर आपस में मिलाओ। यहाँ पे क्या लिखा है? पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत, पतली पृथ्वी है, इसके चारों ओर वायु की पतली परत फैली है, इसे क्या कहा जाएगा? एक बार आप उत्तर दे दो, फिर मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, आपने उत्तर सेलेक्ट कर ही लिया होगा, 1 मिनट पॉज किया होगा, और जो भी आपको उत्तर आ रहा है वो देख लो, एक बार देख ही लो, मिलान कर लो, दिमाग लगाओ जल्दी से, लगाओ लगाओ लगाओ। लगा लिया होगा, उत्तर मिल गया आपको, पॉज करके उत्तर मिल गया होगा आपको, जो भी मिला है लिख दो। अब मैं उत्तर बताता हूं। जैवमंडल, इसके सामने क्या है? पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की परत, ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर वायु की परत फैली है, इसे हमने क्या कहा था? इसे हमने क्या कहा था? वायुमंडल कहा था। क्या कहा था? वायुमंडल कहा था। तो पहली की जगह क्या आएगा? वायुमंडल कहा, वायुमंडल आएगा। दूसरा जलीय क्षेत्र, जलीय क्षेत्र किस में आएगा? जलमंडल में आएगा। जहां जहां जल दिखता है वो जलमंडल है। पृथ्वी का संकीर्ण क्षेत्र जहां पे जल वायु सब मिलके रहते, इसे क्या कहता है? इसे हमने कहा था जैवमंडल कहा था, हाइड्रोस्फीयर कहा था। क्या होता है हाइड्रोस्फीयर? जहां पे सब लोग साथ में रह रहे हैं, जीव भी रह रहे हैं, हवा भी रह रहे हैं, तो उसे क्या कह रहे हैं? इसे हाइड्रोस्फीयर, जैवमंडल कह रहे हैं। और चौथा क्या? पृथ्वी की ठोस पट्टी, ऊपरी ठोस पट्टी, इसे स्थलमंडल कहा जा रहा है। अब जिसने गलत उत्तर किया है ना, खुद को चांटा मारो, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। अब जिसका भी गलत हुआ था वो चांटा मारो। मैं उत्तर बता दूं क्या है। स्थलमंडल के सामने ये सही होगा, ये वाला सही है। स्थलमंडल वाली जो भी दे रखी लाइन, ये लाइन सही है, इसका मतलब डी सही हो गया। फिर जलमंडल में क्या है? जलमंडल इससे मिलान करो, सी का 2 से मिलान होगा, सी का 2 से होगा। पहले तो डी का 4 से हो रहा है, ठीक है। सी का किससे हो रहा है? सी का हो रहा है 2 से, ठीक है। सी 2 पे ये लिखा है, सी में ये, तो ये मिलान हो रहा है। वायुमंडल में क्या है? बी का 1 से हो रहा है, बी का 1 से हो रहा है। और जैवमंडल वाला कहाँ है? जैवमंडल वाला कहाँ है? जैवमंडल वाला है ए का 3 से हो रहा है, ए का 3 से हो रहा है। तो आप देखो पहले
ये वाला देखो A3, ये हमारा सही हो गया। ठीक है, इसे एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। एलिमिनेशन से कैसे करोगे, जैसे हमें पता चल गया जलमंडल वाला इजी है, तो C का 2 से कर लो। C में 2 कहाँ दिख रहा है, C में 2 यहाँ पे भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों तो गलत हो गए, ये दोनों नहीं होने वाले। फिर हमें पता चलता है किसके बारे में, ये पहले वाला सही है कि वायुमंडल इसे कहा जाता है, तो B का 1 से कर दो। B1 कहाँ है, B1 कहाँ है, B1 कहाँ है, B1 ओनली यहाँ है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, तो हमारा ऑटोमेटिक उत्तर C आ जाएगा। ऐसे एलिमिनेशन से भी निकाल सकते हो आप, चारों में से 1-2 का सही कर लो, आपका उत्तर मिल जाएगा, और हमारा C सही है। C सही है। C कैसे सही है, स्थलमंडल पृथ्वी की ठोस पट्टी इसे कहा जाता है, जलमंडल किसे कहा जाएगा, जलीय क्षेत्र उसे कहा जाएगा, वायुमंडल किसे कहा जाएगा, पृथ्वी के चारों ओर आवरण है, और जयमंडल किसे कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा। इसलिए हमारा C सही हो जाएगा। अब जिसने भी इसके अलावा कुछ भी सिलेक्ट किया है, खुद को ऐसे खींच के चाटा मारो, खुद को खींच के चाटा मारना चाहिए, क्योंकि आपने गलत किया। और जिसने भी C किया है ना, आपके पेटीएम नंबर दे देना, 10 रुपये कर दूंगा, चॉकलेट खा लेना बढ़िया वाली, 100 वाली चॉकलेट खा लेना, 10 मेरे, 90 आप खुद लगा लेना, क्योंकि C सही है। और जिसने निकाल लिया वो बहुत अच्छी चीज़ है, कॉन्ग्रेचुलेसन। तो आपका ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है, आज का 7वीं क्लास का पहला चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस था नहीं, बेसिक सब थे, हमने क्वेश्चन भी देखे, उसकी हेल्प से भी समझे हैं, तो आसानी से ये हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। कल दूसरा अध्याय देखेंगे, तब तक के लिए मौज काटो, एक बार इसे रिवीजन कर लो, जो क्वेश्चन पूछे एक बार उसके पे देख लो, तो आपको पता चल जाएगा भी क्या कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।